हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस किसके चैप्टर फर्स्ट सेट के एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल चुका हूँ पहले ही, पहले आप वो देख के आइए तो आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और है, अगर इंट्रोडक्शन में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, मैं उसको एक करेक्शन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने इंट्रोडक्शन में इसको डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि कोई स्टेटमेंट अगर आपको गिवन है तो वो कब सेट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या थी, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो भी वो स्टेटमेंट गिवन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स दे रहा हो तो वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, सेट की कैटेगरी में। ठीक है, अब चेक करते हैं पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो पहले तो आप एक बात ध्यान में रखिए, टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके 12 हो गया दिसंबर तक। अब उसमें जो पूरी दुनिया में सबके लिए 12 हैं, हाँ वही कैलेंडर चल रहा है। आप अपनी क्लास में पूछो, पड़ोस वाली क्लास में पूछो, कहीं भी पूछो, अब्रॉड अगर आपके घर में कोई रह रहा हो वहां पूछो, वो 12 ही बताएगा। फिलहाल मॉडर्न वर्ल्ड में 12 मंथ्स ही चल रहे हैं। ठीक है, अब उनमें जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं वो कौन से हो गए, जनवरी, जून और जुलाई, ये बन गया आपका सेट। अब सेट तो हमने बनाया, चलिए अभी अभी ऐसे लिखते हैं, अभी अभी सेट नहीं बनाते हैं, पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। उसको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ठीक है, तो पहले हमने खाली लिख लिया, जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ लिख लिए। अब आप पूरी दुनिया में कहीं से भी पूछो, किसी से भी पूछो, तो क्या मिलेगा आपको, यही 3 नाम मिलेंगे। तो जब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये सेट बन जाएगा। अब ये 3 एलिमेंट्स का एक सेट बन जाएगा। आप इसको कुछ नाम देना चाहें ए बी सी डी तो भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। उसने खाली पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई में, जस्टिफिकेशन में क्या लिख देंगे, यस दिस स्टेटमेंट इज फॉर्मिंग अ सेट, यस दिस statement is forming a set because elements which we are getting from this statement are well defined. वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में काफी डिस्कशन किया था। वेल डिफाइंड मतलब नोन टू ऑल इन सेम वे। ठीक है, सभी को पता हो उसके बारे में और उसी के जैसा पता, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहना चाहिए। ये आप जब भी इसकी बात करोगे, कोई जैसे पहले तो बताएगा 12 महीने, आपको 12 मंथ्स बताएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब बताएगा। उसमें से जैसे स्टार्ट होने वाले ये 3 ही मंथ बताएगा, कोई दिसंबर आपको नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये वेल डिफाइंड कंडीशन में आ गया है, तो ये स्टेटमेंट सेट फॉर्म करेगा। इस सेट का नाम चलो दे दो लेट ए। ठीक है, ये आपका सेट, यस yes this statement is forming a set because the elements which we are getting from this statement are well defined. ठीक है, इधर आ जाते हैं, the collection of 10 most talented writers of India। मैंने कहा था जहां भी आप चॉइस किसी पर छोड़ोगे, यहां पर देखो चॉइसेस बदल जाएंगी सबके लिए। कैसे, अब मान लो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आप लिखने जा रहे हो, तो ठीक है, आपका इंटरेस्ट के अनुसार आप बताते हैं, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट।
किसी ने मान लीजिए पहले तो 10 लोगों की लिस्ट बना दो, अब बात करते हैं, थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे किसी को थोड़ा थ्रिलिंग वाला सीन पसंद होता है, तो उसने पहले जो 4 राइटर हैं अपने, वो जो थ्रिलर एक्सपीरियंस अपनी बुक्स में देते हैं उनको लिख दिया। ठीक है, ठीक है। फिर थोड़ा उसको सस्पेंस पसंद है, तो उसने 3 राइटर ऐसे डाल दिए। ठीक है। और फिर उसको थोड़ा क्राइम स्टोरीज पसंद है, तो उसने 3 राइटर इधर डाल दिए। तो ऐसा कोई है इंसान जिसको थोड़ा सा सस्पेंस, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस और क्राइम ड्रामा ये सब पसंद है, तो अपना ऐसे कर लेगा। वहीं अगर कोई जैसे ज़्यादा इमोशनल है, तो वो क्राइम सीरीज नहीं देखेगा, क्राइम बुक्स को नहीं पढ़ेगा, वो थोड़ा सा मेलोडी ड्रामा चाहेगा, थोड़ा सा पहले तो वो देख लिया अपना, जैसे जो इमोशनल राइटर्स लिखते हैं ऐसी बुक्स जो जिसमें इमोशंस होते हैं। फिर उसने 3 ऐसे डाल दिए जिसमें सोसाइटी के इमोशंस पड़े हुए हैं, जैसे सोसाइटी इन्वॉल्व है जहां पर। ऊपर के 4 उसने फैमिली वाले डाले, फिर थोड़ा सा कंट्री वाले डाल दिए, या मतलब ऐसे इमोशनल टाइप राइटर्स को उसने डाल दिया। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगेगा। कोई किसी टाइप का राइटर पसंद कर रहा है, कोई किसी टाइप का पसंद कर रहा है। कोई जो है वो सोशल बहुत है, कोई ऐसा बंदा है जो सोशल बहुत है, तो वो मुंशी प्रेमचंद को ही वहां पे लिख देगा। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद ने कई बार जब आप इसको पढ़ोगे तो समाज की सच्चाइयों को बताया है, द ट्रूथ ऑफ सोसाइटी, उसको उजागर कर दिया कई बार। तो जो सोसाइटी के बारे में लेके चलेगा चीजें, वो मुंशी प्रेमचंद को भी डाल देगा, और भी उस तरह के और भी राइटर्स को डाल देगा। तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो बस यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। और ये इंट्रो में बताया भी था, जहां पर मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट लविंग, तो ये लोगों पे बात छोड़ी जा रही है, और वहां पे वो वेल डिफाइंड कंडीशन से आउट हो जाएगा। तो यहां पर सेट फॉर्म नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर्मिंग अ सेट। ठीक है, क्यों? रीजन आप क्या दोगे? यही ऐसे लिख देना, ये बार बार रीजन यही लिखना पड़ेगा आपको जस्टिफिकेशन में। एक बार बता दे रहे, एक यस वाला एक बता दिया है, एक नो वाला बता देते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज not forming a set because elements which we are getting from this are not वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कंडीशन से आउट हुए, और आपका ये सेट, ये जो स्टेटमेंट है वो सेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इतना बात समझ आया? ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से ये लोगों पर बात छोड़ी गई। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम जब बनानी है पूरे वर्ल्ड में, तो आप कहीं से भी किसी भी प्लेयर को उठा सकते हैं। ये बात समझ आई? अभी ड्रीम 11 आप एक ऐप चला था, उसके बारे में सुना होगा, वहां पे लोग अपनी टीम बना रहे थे। तो क्या सभी की टीम सेम बन रही थी? नहीं, कोई अपनी टीम में 7 बैट्समैन ले रहा था, और वो भी अलग अलग। जैसे मान लो एबी डिविलियर्स को उठा लिया, विराट कोहली को उठा लिया, धोनी को उठा लिया, और ऐसे करके कई सारे लोग जो भी नए नए आए हैं। मेरा ज्यादा क्रिकेट में भी देखना हो नहीं पा रहा है, तो मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, पिछली थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके हिसाब से क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बता दे रहा हूं आपको। तो किसी ने 7 बैट्समैन अच्छे अच्छे लगा लिए लाइन से, किसी ने दूसरी टीम बनाई सामने वाले बंदे ने, तो उसने क्रिस गेल को उठा लिया, ओपनिंग राहुल द्रविड़ से करा दी। तो ऐसे करके सब सारे जो हैं, पहले तो 7 बैट्समैन अगर लेने हैं तो वही अलग अलग हो गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहीं पे आ गया। फिर बॉलर्स लिए, तो दुनिया में कई सारे बॉलर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, 20 से 25 तो एकदम बेस्ट कैटेगरी के हैं। अब वहां से उठाने भाई 11 की
फॉर्म करनी टीम। तो उन्होंने क्या किया, 5, अब 25, 20 से 25 बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उठाने 5 हैं या 6 हैं, आप इससे ज्यादा उठा ही नहीं पाओगे। तो भाई आपके पास लिमिट लगी है, 11 ही आपको लेने हैं, तो क्या करना पड़ेगा फिर, कुछ को छोड़ना पड़ेगा। अब कोई किसी को छोड़ेगा, कोई किसी को छोड़ेगा। अब 11 लाके यहाँ सेट करोगे तो किसी की टीम कुछ बनेगी, किसी की टीम कुछ बनेगी। आप अपनी क्लास में ट्राई कर सकते हो, जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप पहले तो 30 अच्छे अच्छे बैट्समैन के नाम लिखिए, फिर कम से कम 20 से 25 बॉलर लिखिए, और कहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, कहिए 5-6 लोग अगर होंगे वहां पे, तो उनसे कहिए कि चलो अच्छा 11 लोगों की टीम बनाओ। तो आप खुद ही देखोगे सबकी टीम अलग अलग बनेगी। तो यहाँ पे सबके लिए सेम चीजें नहीं है। तो ये क्या है, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर्मिंग अ सेट। वही स्टेटमेंट बार बार इसको रिपीट करके लिख देना, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पिछले में भी लिखा था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वहीं से उठा देना। तो सेकंड क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को लिखा था, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर्मिंग अ सेट बिकॉज the elements or the objects which we are getting from this statement are not well defined। ठीक है, आगे चलते हैं। the collection of all boys in your class। अब आपकी क्लास में, किसी की क्लास में 10 बॉयज होंगे, किसी की क्लास में 40 बॉयज होंगे। जहां मैं पढ़ाता था वहां पे टोटल स्टूडेंट्स थे, एक क्लास में उनका लिमिट लगा था 40 रखने का। तो उसमें से कभी किसी क्लास में 30 बॉयज हो जाते थे, किसी में 20 रह जाते थे, किसी में 22 थे। तो ऐसे करके वहां पर सीन था। अब देखो ये तो इजी है, ये सबके लिए सेम है। जैसे आपकी 11th क्लास में पूछा गया, आप जिस क्लास में बैठ रहे हो, तो वहां पे मान लो अभी 30 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 20 बॉयज हैं, ठीक है। तो वो तो फिक्स ही रहेगा। आप स्कूल में पड़ोस वाली क्लास में पूछो तो सब कहेंगे हाँ यार तुम्हारी क्लास में तो भाई 30 स्टूडेंट्स में से 20 बॉयज हैं, उनके नाम भी गिना दिए जाएंगे, राकेश, रमेश, राहुल, ऐसे करके। अब प्रिंसिपल से पूछो, वो भी बताएगा। और कहीं भी आप जो ऑनलाइन आपका जो स्कूल का रजिस्टर चल रहा है, जैसे जो आपका सीबीएसई में जा रहा है या किसी और आईसीएसई बोर्ड में अपने हेडक्वार्टर तक जा रहा है, वहां पर भी आपकी क्लास में वो 20 बच्चों के नाम ही दिखाएगा। तो आप दुनिया में कहीं पूछो, कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखेगा, वो सेम आ जाएगा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉर्मिंग अ सेट। स्टेटमेंट वही लिख देना, क्योंकि जो हमें जो इसकी वजह से जो एलिमेंट मिल रहे हैं, इस स्टेटमेंट के द्वारा जो हमको एलिमेंट मिल रहे हैं या ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में इसका स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है भाई, बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो सेट भी बना दो, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जा रहा है भाई। नेचुरल नंबर्स रखने हैं, पर कब रुकना है, 100 से पहले रुक जाना है। तो 99, ठीक है। द नंबर लेस देन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, फिर से नेचुरल नंबर की बात चलेगी, वो कहेगा 1 से लगा के इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सारे कंप्लीट नंबर्स, नो डेसिमल नो फ्रैक्शंस, ठीक है। सारे कंप्लीट नंबर्स आप उठा लीजिए और अब उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सब वही लिखेंगे, फिर आप लिमिट लगा दो लेस देन 100, सब 99 पे रुक जाएंगे, 1 to 99 लिख देंगे। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉर्मिंग अ सेट बिकॉज द collection of objects or elements which we are getting from this statement are well defined। ठीक है, आगे चलते हैं। The collection of novels, ये यस की कैटेगरी में चला जाएगा। यस, a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, और वो फिक्स हैं। जैसे ही आप डाटा डालोगे, कहीं भी गूगल पे डालो, किसी जैसे जो हिंदी साहित्य का टीचर है, जो हिंदी का टीचर है, आप उससे पूछेंगे तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, तो वो जानते भी होंगे, तुरंत वो बता देंगे मुंशी प्रेमचंद। किसी किसी को जो इस लाइन में है, जो टीचिंग लाइन में है और हिंदी पढ़ा रहा है या संस्कृत पढ़ा रहा है, तो उसको मुंशी प्रेमचंद के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होगी और उसको ओरली पता होगा, उसके नोवेल्स वो ओरली बता देगा, उसकी जबान पर होंगे। तो ये क्या है, ये फिक्स है, सभी के लिए फिक्स है।
कहीं भी आप दुनिया का कोई भी डाटा उठाओगे उसमें मुंशी प्रेमचंद के वही नॉवेल्स मिलेंगे हर जगह, ना कम ना ज्यादा। तो यस, ये भी वेल डिफाइंड की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स सभी के लिए सेम, पूरी दुनिया में सेम, कौन कौन से हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, बनाओ 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 बनाओ। 2 4 6 8 और ये चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा? इन्फिनिटी तक। ये सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है, अब इवन इंटीजर्स जो हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसमें आप नेगेटिव वाले मत ले आना। ये इवन ऑड किधर होता है जाके? पॉजिटिव इंटीजर की साइड होता है जाके, ये बात ध्यान रखना। नंबर सिस्टम का वीडियो डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, या फिर 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा इन चीजों को। 9th में पहला जब चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम, 9th और 10th में, तो वहां पर ये चीजें जरूर बताई जाती हैं। ठीक है, तो इवन ऑड कहां पर होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स में आके होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे, तो हाँ पहले इसको देख लो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, पूरी दुनिया में सभी के लिए सेम, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिससे पूछोगे यही बताएगा। 2 4 6 8। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ पार्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, कभी मतलब इन दिस चैप्टर, एनसीईआरटी के चैप्टर में रिकॉर्ड में है, उतने ही क्वेश्चंस हैं, नहीं बदल रहे, सभी के लिए सेम है। पूरी क्लास में सबके पास वही सेम बुक है एनसीईआरटी की, आपको वही वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी क्लास चले जाओ, कोचिंग जाओ, कोई दूसरे स्कूल का बच्चा आएगा उसकी बुक उठाओ, फिर वही क्वेश्चन मिलेंगे, बदल नहीं रहे हैं। तो जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ रहा है, हर चीज हर किसी के लिए सेम है, तुरंत आप यस लगा दोगे। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो सेट की कैटेगरी में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा। कोई जैसे मैं नेशनल ज्योग्राफी पे देखता हूँ कि शेर के साथ खेल रहे हैं, मगरमच्छ के साथ खेल रहे हैं, क्रोकोडाइल के साथ, उसके बाद आपका एलिफेंट के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, डर ही नहीं है। मोस्ट डेंजरस क्या है उनके लिए? कह रहे हैं कि मैंने सुना वहां पर वो बंदा बता रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनके साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फोटो शूट कर लेते हैं, डर लगता है पर इतना नहीं लगता है। स्नेक से बहुत डर लगता है, काट गया तो फिर मेडिसिन भी ना मिलने की। छोटा सा है, कहीं फोटो खींच रहे हैं, थोड़ा सा लगा गया, कहीं भी काट कूट के चला गया, हो गया काम। तो स्नेक से डर रहा है, और छोटे छोटे कीड़ों से डरते हैं क्योंकि वो एलर्जी कर देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े एनिमल से नहीं डर रहे हैं, छोटे छोटे से डर रहे हैं। फोटो शूट कर रहे हैं, अपना जमीन पर लेटे हुए हैं, उसके बाद कोई आके काट के चला गया, अब उसकी मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो कहते हैं ये बड़ा परेशान करते हैं। फिर घर में आ जाओ, आप कहोगे जैसे मैं ही हूं, मैं डॉगी से बहुत डरता हूं, एक बार काट लिया था तो तब से डर बैठ गया। किसी को डॉग, वो बहुत सारे डॉग लवर्स हैं तो उनको डॉग पसंद है। उसके बाद गर्ल्स में चले जाओ, मैं छिपकली से नहीं डरता, चूहे से नहीं डरता, उठा के ऐसे घूम रहा हूँ, लड़कियां डरती हैं। तो किसी के लिए कुछ डरावना है, किसी के लिए कुछ डरावना है, किसी कोई कहता ये डेंजरस है, कोई कहता वो डेंजरस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, बस कहानी खत्म हो गई। ये जो स्टेटमेंट है वो सेट की कैटेगरी से बिल्कुल बाहर चला गया, क्योंकि आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगर कुछ बाय मिस्टेक गलत पढ़ाया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए, एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रो में बताया भी था, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन और ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन। ठीक है, जैसे कोई अगर एलिमेंट अंदर लिखा है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन जो दिए हैं इसके पार्ट्स 5 क्या यहाँ लिखा है? हाँ लिखा है।
तो इसका मतलब क्या है, 5 इसके अंदर है, बिलोंग कर रहा है ए से। तो जब बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए क्या साइन लगा रहे थे, एप्सिलॉन का। यहीं पे क्वेश्चन आप देखिए 8 लिखा है तुरंत, ये सेकंड पार्ट में 8 लिखा है, क्या 8 इसके अंदर आ रहा है, क्या इससे बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं पड़ा है और आपको साइन देना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग का, तो नहीं बिलोंग कर रहा है इससे, इसमें नहीं पड़ा है, तो आप यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इस ये पहले तो ग्रीक वर्ड होता है जिसका जिसका नाम है एप्सिलॉन, और यहां पर इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अब 8 क्या इसके अंदर पड़ा है, नहीं, जब नहीं पड़ा है तो डज नॉट बिलोंग। 0 देखो कहीं है, नहीं है, सीधा डज नॉट बिलोंग। 4 पड़ा है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको कैसे पढ़ोगे, अगर पढ़ना ही है, एलिमेंट 4, ये एलिमेंट का नाम है, एलिमेंट या कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। अब ये इसके अंदर जो भी चीज लिख दी गई वो एलिमेंट होगा। एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ये यहां लिख दिया, बिलोंग्स टू का मतलब ये साइन लग गया, और एलिमेंट 4 ये आ गया। तो इस स्टेटमेंट जो मैथ की लैंग्वेज में लिखा है उसका सीधा मतलब ये निकलेगा, एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 बिलोंग कर रहा है बिल्कुल है इसके अंदर। 10 है इसके अंदर, नहीं है, देन डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका एक्सरसाइज 1.1 का। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई, इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ना सीखो। क्या है, सेट ए करली ब्रेसेस क्या बताते हैं, कंटेन्स ये वाला एक्स, ऑल दोज एक्स, जैसे इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे अभी उनको हम एक्स मान लेते हैं, छोटी क्लासेस में करते भी थे जब चीजें नहीं पता थी उनको एक्स मानते थे, तो वैसे यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को एक्स नाम दे दिया गया, स्मॉल एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इसको क्या पढ़ेंगे, सेट ए करली ब्रेसेस को कंटेन्स ये ऑल दोज एक्स, मतलब जो भी एलिमेंट्स उनको नाम दे दिया गया है एक्स, आप वाई दे सकते हो, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल डब्ल्यू, कुछ भी दे सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, सेमीकोलन का सच दैट, और ये क्या है आपकी, इसको चाहे आप डेफिनेशन कह लो, किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, या कह लो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, किस एक सिमिलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम अपना सेट की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, इसकी इस वाले की लिखते हैं। x क्या है, पहले तो इंटीजर है, x पहले तो इंटीजर है। अब इंटीजर तो बहुत सारे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लगा के प्लस इन्फिनिटी तक सारे कंप्लीट नंबर्स आ जाएंगे आपकी किस कैटेगरी में, इंटीजर्स की कैटेगरी में। अब हमें कौन से इंटीजर्स चाहिए, हमें कौन से इंटीजर्स चाहिए जो -3 से बड़े हैं। ठीक है, -3 से बड़ा भाई बताओ, -3 से बड़ा -2, नंबर लाइन आप बना सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है, 0 -1 -2 -3 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर से इधर चलते हुए नेगेटिव इन्फिनिटी, तो हम छोटे नंबर इधर तरफ जा रहे हैं और ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो -3 से जब इधर तरफ चलोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, -2, फिर
-1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक जाना है भाई? 7 से छोटा रहना है, ये ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। -2, -1, 0 और ये अपना काम हो गया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में आ गया। आपको करना क्या है, आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है, ये प्रॉपर्टी पढ़नी है जो उस सेट के एलिमेंट्स पोजेस करेंगे बस, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट कर देना है पूरा। तो बी का लिखते हैं, इसका सेट बी का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, x such that set B contains all those x such that x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक होते हैं, पर इसने कहा लेस देन 6, तो तुरंत आप क्या करोगे, 1 2 3 4 एंड 5, यहीं पे कहानी रुक जाएगी। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट और, सेट की मैंने डेफिनेशन यहाँ फिर से रिवाइज करा दी है। क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑब्जेक्ट्स आर रिटन इन ब्रेसेस, ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट्स, ईच ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, हर एलिमेंट जो है या ऑब्जेक्ट्स कॉमा से सेपरेट होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एंड नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट 2 बार नहीं लिखा जाता है किसी भी सेट के अंदर। जैसे अगर कहीं कुछ आपको वर्ड्स गिवन भी हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन में लास्ट पार्ट देख लो, क्या है, सेट एफ दिया हुआ है, कौन सा है लास्ट पार्ट, 6। 6 में क्या कह रहा है, सेट एफ गिवन है, और आपसे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो जब इसका सेट आप फॉर्म कर रहे होंगे, बेटर वर्ड का आप सेट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें देखो दो बार रिपीटिशन हो रही है, एक बार ई की रिपीटिशन हो रही है और एक बार टी की हो रही है। तो जब इसके बेटर वर्ड के लेटर्स को उठाकर कोई सेट बनाओगे तो उसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, यही ये रूल कह रहा है। ठीक है, आप बी लिखो एक बार, ई लिखो एक बार, दूसरी बार ई नहीं लिखोगे, सेट के अंदर रिपीटिशन नॉट अलाउड एलिमेंट्स की। फिर टी लिखेंगे एक बार और फिर आप आर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये समझ आया, ये समझ आ रही है। ठीक, अब आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट, सेट सी कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो पहले तो आपको 2 डिजिट नंबर पता करने पड़ेंगे, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं, 10 से शुरू होते हैं और 99 पे एंड हो जाते हैं। तो सारे तो नहीं लिखने हैं, हमें कौन से लिखने हैं, जिनके डिजिट्स का सम 8 हो। तो पहला क्या हो जाएगा, 10 के बाद आपको 17 पर जाके पहला मिलेगा, 7 और 1 8, डिजिट्स का सम क्या हो गया, 8 हो गया। 7 के बाद दूसरा कहाँ पे मिलेगा, 26, 6 2 8, उसके बाद इस लाइन में अब नहीं जा रहा है 35, 5 3 8,
उसके बाद 44, 44 के बाद अब देखो थोड़ी चालाकी कर लेना, 53 रिपीट हो जाएगा भाई, जब रिवर्स में लिखोगे तब भी तो वही बात हो जाएगी, सम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब 26 का 62, इसका 71, क्या बस इतना ही है? 71 के बाद 72, 73, 74 कहीं नहीं मिल रहा है, 80। अब 80 से ऊपर जब बढ़ोगे तो सम जो है डिजिट्स का वो 8 नहीं रह जाएगा, 8 से ज्यादा चला जाएगा, 9 चला जाएगा, 10 चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसको छोड़ रहे हैं यहीं पर। तो आपका जो सेट सी बना रोस्टर फॉर्म में वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, चलो पहले इसको निपटा लेते हैं। सेट ई, द सेट, इसमें क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस ध्यान रखना कि कोई चीज रिपीटेशन में मत लिख देना अंदर। तो एक सेट बना लो, ई, टी है, हाँ है, ध्यान से देखना, आर, ठीक है। अच्छा एक बात और बताने भूल गया था कि जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है अंदर उसके, वो मैटर नहीं करता सेट में। आप टी को कहीं भी लिख दो, आर को कहीं भी लिख दो। अभी दिखाते हैं, आई, जी, एन, ओ, एम, अब ई कहीं आया है? हाँ, अभी तक तो नहीं आया। ई, ये टी एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आर, आर आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, सीधा कहां पे आ जाएंगे? वाई पर। अब देखो, एक ये रिपीटिशन हो रही थी टी की, और एक हो रही थी आर की, तो दो हट गया, और किसी तो रिपीटेशन हो नहीं रही है, चेक कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 थे, दो रिपीटिशन कारण हट गए, 9 बचने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स का मैटर नहीं करता। आप y को पहले लिख दो, e को इधर लिख दो, फिर t लिख दो, फिर r लिख दो, फिर i लिख दो, g, n, o, m, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोड़ मत देना किसी को, या कुछ ज्यादा मत लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। चलो इसको भी देख लेते हैं। डी सेट है, कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं जरा कोई गिनती करा दो पहले तो। ये तो बना देंगे इधर सेट, पहले प्राइम नंबर्स की गिनती करा दो। क्या है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 7, क्या 9 है? नहीं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, और वो किसी और अदर नंबर से डिविजिबल ही ना हो, 1 और खुद के अलावा। तो 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई, 9 नहीं है। उसके बाद सीधा क्या हो जाएगा? 11, फिर 13, फिर 17, कुछ भूल रहे हो तो अपना देख लेना। तो ऐसे करके चलता रहेगा। अब प्राइम नंबर्स तो हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर्स वो वाले चाहिए जो डिवाइजर ऑफ 60 है, मतलब जो 60 को डिवाइड कर दें। तो क्या 2 60 को डिवाइड करेगा? यस बिल्कुल। 3 करेगा? हाँ बिल्कुल। 5 करेगा? हाँ करेगा। 7 करेगा? नहीं करेगा। 11 नहीं करेगा। 13 नहीं करेगा। 17 नहीं करेगा। और भी हैं, नाइनटीन, 23, 29 और चलता रहेगा। आप 60 तक, आप अब आगे कितना भी चले जाओ, कितने प्राइम नंबर्स उठा लो, वो 60 को डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारी लिस्ट कहां पर रुक गई? हमारे एलिमेंट्स कहां पे रुक गए? खाली 3 पर, 2 3 एंड 5। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट, ये थर्ड क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद।
चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हमको रोस्टर फॉर्म में गिवन है और किस फॉर्म में ले जाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे ले चलेंगे जरा देखते हैं। अब आपको चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी कि पैटर्न क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी को एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, ये 3 के क्या चल रहे हैं, मल्टीपल्स चल रहे हैं। कहां तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 4 से। मतलब क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, 3। और चेंज क्या हो रहा है, उसके साथ जो मतलब मल्टीप्लीकेशन चेंज हो रहा है। 1 से 4 तक जा रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। जो चीज चेंज हो रही होती है उसको स्मॉल n मान लिया जाता है। देखो इसको समझना, 2 तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे यहाँ पर, और ज्यादातर आगे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस। जो हार्ड क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे, कभी आप आरडी वारडी, अब मैं कभी आरएस लगवाऊंगा या सैंपल पर लगवाऊंगा, वहां पे देख लूंगा। फिलहाल अब यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी लेवल पर, इस आपके स्कूल लेवल पर 2 चीजें बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक तो ये मल्टीपल वाला सीन, जहां पर किसी एक नंबर के मल्टीपल चल रहे होते हैं, या फिर किसी एक नंबर की पावर चल रही होती है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मतलब सीक्वेंस में चलेगा। तो आपको वो सीक्वेंस पकड़ना है, या तो मल्टीप्लाई में चल रहा होगा पूरा, या पावर में चल रहा होगा, या नॉर्मली आप यहां पर देख लो, ये क्या है, 1 2 1 जा 2, 2 2 जा, मतलब 2 के मल्टीपल चल रहे हैं। ये एक तरह से आप ये देख सकते हैं। या फिर 2 के मल्टीपल्स को और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बताइए, 2 के मल्टीपल को क्या कह सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप जैसे पकड़ना चाहो वैसे पकड़ सकते हो चीजों को। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप स्मॉल n, जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज फिक्स है उसको तो आप लिखिए दो उस डिजिट को। यहाँ पे 3 तो सब में फिक्स चल रहा है, n बदल रहा है, 3 का मल्टीप्लीकेशन बदल रहा है। यहाँ पे n की जगह 1 हो जाएगा, इस वाले में n की जगह 2 हो जाएगा, इस वाले में n की जगह 3 हो जाएगा, n की जगह 4 हो जाएगा। अब लिखना सीखो, ये किसका साइन है, एंड। कॉमा को मैथ्स में एंड कहते हैं। आपको एंड लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख देना, तो किसको कॉमा को हटा देना। 3n, एंड n क्या है, नेचुरल नंबर। भाई ऐसा सीन देखो इसका, 3 1 जा 3, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। जरा इनको देखो, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स तो कई सारे होते हैं, ठीक है, हम लोग लिमिट लगा देते हैं। कहां से कहां तक है, 1 से लगाकर और 4 तक। ये बात समझ आया, इसने क्या कर लिया, सारा कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे हम लोग, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। आपकी पहले तो ये डेफिनेशन बनी, ये कि x क्या है, 3n के इक्वल है। फिर वहां पर n जो है नेचुरल नंबर है, और n चेंज हो रहा है 1 से लगा के 4 तक। ठीक है, इतना बात समझ आया। चलो आगे चलते हैं इधर और हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पावर के सीन में चल रहा है मामला, मतलब 2 की पावर n का चल रहा है। आपको ये देख के पहचानना पड़ेगा कि पावर का चल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन का चल रहा है, मतलब मल्टीपल का चल रहा है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो सबसे पहले तो क्या लिख लो, 2 की पावर n, यही तो बदल रहा है। देखो नीचे 2 फिक्स है, उसकी पावर बदल रही है, कभी 1 है तो 2 मिल रहा है, कभी 2 है तो 4 मिल रहा है, कभी 3 है तो 8 मिल रहा है, कभी 4 है तो 16 मिल रहा है, कभी 5 है तो 32 मिल रहा है। तो पहले तो ये लिख लो, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैं सबकी डिटेलिंग करनी है। n क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 में चल रहा है, 1.1 कहीं नहीं मिल रहा, 1.2 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो पावर है 1.1 1.2 नहीं हो रही है, खाली नेचुरल नंबर में चल रही है। जैसे 2 की पावर 1 किया तो 2 मिल गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया। तो ऊपर नेचुरल नंबर ही तो चल रहे हैं पावर में, तो n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। कहां तक, 1 से 5 तक। अब उसको भी लिखना पड़ेगा,
जो n है वो 1 से चल रहा है और 5 तक जा रहा है। तो अब लिखना आया, क्या ये हो सकता है? हाँ, तुरंत कर दो। ये सेट जो है क्या कंटेन करता? ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये किसकी पावर चल रही है? 5 की। n, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो n कहां से कहां तक है नेचुरल नंबर? 1 से लगाकर 4 तक। ये भी इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है, कि कैसे क्या लिखते हैं। यहाँ पे ये लिखना n जरूरी क्यों है, नेचुरल नंबर को दिखाना जरूरी क्यों है, ये सब चीजें अभी आगे जब आपका इंटरवल आएगा, टॉपिक आएगा इंटरवल्स, वो नंबर लाइन पे जो लगा के शो करते हैं, वो अगली एक्सरसाइज या शायद 1.3 में मिल जाए या अगली में मिल जाए, कुछ ऐसे मिलेगा, तब वहां पे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ आया बेसिक, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। एनसीईआरटी आपको धीरे धीरे पढ़ाती है, पहले थोड़ी चीजें दिखा देगी, फिर उसका और ज्यादा समझा देगी अगली एक्सरसाइज में, फिर उसके बारे में और डिटेलिंग कर देगी। ऐसे करके चैप्टर के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप एकदम उसके बारे में परफेक्ट हो जाते हो, उसका बेसिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। फिर आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आरडी उठा लें, आरएस उठा लें, आपका बेसिक क्लियर है, कहीं से भी उठाओ, कुछ भी उठाओ। अच्छा ये देखो, ये क्या चल रहा है? एक तो क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है, x क्या है? x is an even नेचुरल नंबर। एक तो ये तरीका हो गया दिखाने का, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज पॉसिबल है, एक और तरह से लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 2n, n में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। करके देखते हैं, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर है। आप ऐसा करके देख लो, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 2 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो कोई लिमिट आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर लिमिट लिखी है, यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर लिखी है, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट 14900 तक, 149, और ये सिलसिला चलता रहा, कहां तक चला? 100 तक। अब आपको पहचानना है ये चल क्या रहा है, बताइए। तो ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर है, मतलब आप देखो कि बेस सेम है कि पावर सेम है। यहां देखो, किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हो, हर चीज, यहां हर नंबर का स्क्वायर हो रहा, हर एलिमेंट किसी ना किसी का स्क्वायर है, मतलब पावर सेम है, पावर सेम है, और नीचे n चेंज हो रहा है। ये फील आया कि नहीं आया? बेस सेम है पर उसका वो बेस बदल रहा है और उसकी पावर सेम है, मतलब हर बेस की पावर 2 जा रही है। n की जगह 1 रखोगे, उसकी पावर 2 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे 1 ही मिल जाएगा। n की जगह 2 रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा। n की जगह 3 रखोगे, उसका स्क्वायर 9 मिल जाएगा। n की जगह लास्ट में 10 रखोगे, उसका स्क्वायर 100 मिल जाएगा। तो x क्या है? x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n की कहानी क्या है? नेचुरल नंबर है, जाहिर सी बात है, और कहां से कहां तक लिमिट लगी है? अब इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी नहीं है, बीच में क्या है? डैश डैश डैश, यहाँ पे आके उसने लास्ट वर्ड लिख दिया है। इन्फिनिटी मतलब 3 डॉट बाद में लगे हों या 3 डॉट पहले लगे हों, बिल्कुल वो इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा होता है। तो अब देखते हैं ये कहां पे जाके रुक गया है। ये n 10 पर, लास्ट बेस 10 आया है और पहला 1। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। आपको देखना है कि कौन सी चीज बदल रही है और कौन सी चीज फिक्स है। जो बदल रही है उस पर आपको ये चीज चेक करनी है कि नेचुरल नंबर के सेंस में बदल रही है या रियल नंबर्स के सेंस में बदल रही है
या इंटीजर्स में बदल रही है या होल नंबर से बदल रही है, वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। फिर दूसरी चीज क्या देखनी है कि उसकी लिमिट तो कहीं नहीं लगी है। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है कोई चीज, ये भी इन्फिनिटी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये जा रहा था, तो तीन ये नहीं जा रहे थे, ये चौथा भी ये पांच वाला भी नहीं जा रहा था, तो अब आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, उसकी जो लिमिट है, जो चीज बदल रही है उसकी लिमिट कहां से कहां तक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट गिवन है, अच्छा सीधी बात है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, रोस्टर में लिखना है। एक तरह से चाहे ऐसे समझ लो और चाहे तो इस तरह से समझ लो जैसे पूछा गया है। तो पहला बनाते हैं, अब तो सीख ही चुके हैं आप। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो भाई बना दो। ऑड नेचुरल नंबर में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7, 9, कहां तक है, कोई लिमिट दी है नहीं। ठीक है, खत्म हुआ कहानी। चलो इसको देखते हैं। x इज एन इंटीजर और क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा या बराबर हो सकता है, बस यहां लिमिट है, यहां पर ये लिमिट दे रखी है। तो पहले तो x इज एन इंटीजर, इंटीजर में कोई लिमिट है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बताया तो सारे इंटीजर इंक्लूडेड हैं। तो भाई कहां से कहां तक आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, जो भी अपनी सुविधा अनुसार होगा वो हम उठा लेंगे यहाँ से। कंडीशन क्या है, x का स्क्वायर करो और 4 से छोटा हो, तो भाई कहां तक जा सकते हैं हम लोग, क्या -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा तो खत्म। -3 भी 9 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, 4 से बड़ा हो जाएगा, ये भी कंडीशन खत्म कर देगा। -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, तो 4 के इक्वल वाली कंडीशन। यहां देखो इनइक्वालिटी कौन वाली है, ये इनइक्वालिटी दो तरह की होती है। अगर ऐसे लिखा है सिर्फ एक साइन तो होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, लेकिन जब ऐसे लिख दिया जाता है, जब ऐसे लिख दिया था ये स्लैग्ड इनइक्वालिटी आती है। इसमें दो तरह से चीजें सेटिस्फाई होती हैं। पहला, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये वाली भी, दोनों ही केसेस में ये सेटिस्फाई ऑटोमेटिक हो जाता है। तो देखो अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली, तो ऊपर वाली ऑटोमेटिक हो गई। ठीक है, हमें तो ये वाली करानी ना, तो इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाती है। 0 का स्क्वायर करोगे 4 से छोटा रहेगा, हाँ सेटिस्फाइड हो गई। 1 फिर 2 और 3 ना 9 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आगे नहीं चलेगा, तो इसको यहीं पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं। x इज एन इंटीजर, कंडीशन लगा दी, x क्या है, इंटीजर, कोई डेसिमल नहीं है। अच्छा इसको और लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, किसी और तरह से, -0.5 और ये क्या है, x 4.5 से छोटा है और माइनस आधे से बड़ा है। नंबर लाइन पे इसको तुरंत उठा लो अगर समझना है थोड़ा अच्छे से। ये 0, ये -1 और माइनस कहीं ये आएगा तुम्हारा, ये चीज क्या है, माइनस का 0.5, फिर इधर 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद 5 और यहाँ बीच में कहीं 4.5, वही 9/2 यहाँ आ गया, -1/2 यहाँ आ गया। अब इसके बीच इंटीजर्स कितने हैं आप खुद ही देख लो। भाई -1 तो इधर निकल गया था, अब अगला 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे आते हैं, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, मतलब x उन सारे, x में कौन से x कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहा है, लेटर,
लेटर से, किसके लेटर्स, लॉयल वर्ड के लेटर से एक सेट फॉर्म होने वाला है। तो रिपीट बस मत करना, एल एल दूसरी बार आया है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ देखो, वाई और ए, एल का रिपीटिशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार आंसर्स इसके चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का 1 3 5 और चल रहा है इन्फिनिटी तक, बिल्कुल ठीक है। सेकंड बी, बी पार्ट तुम्हारा 0 1 2 3 4, ठीक है, करेक्ट है। थर्ड -2 -1 0 1 2, ठीक है, और ये भी ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलो अब देखो फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग नॉट हैविंग 31 डेज, इसको बनाओ। तो पहला तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं। पूरा पूरा स्पेलिंग लिख देना, क्या पता टीचर नंबर काट ले, फरवरी पूरा लिख देना। मार्च में होते हैं, अप्रैल में फिर से 30 होते हैं, मई ठीक है, जून में 30 होते हैं, जुलाई अगस्त 31 सितंबर, अक्टूबर में फिर से 31 और नवंबर। कुछ एक ऐसी ट्रिक होती थी बचपन में सिखाते थे, जनवरी ये जो उठे हुए हिस्से नहीं होते हैं, जैसे आप ना ऐसे करिए, मुट्ठी बंद करिए, तो जब इसमें ये उठा हिस्सा आता है, ये 31 डेज वाले मंथ को शो करता है। यहाँ जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी फरवरी में 31 डेज नहीं है, फिर मार्च में हैं, अप्रैल में नहीं है तो इसीलिए गड्ढा हो गया, यहाँ दब गया, मई में है, मई, फिर जून में नहीं है, जुलाई में है, और फिर से अगस्त में उठ गया तो हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर में फिर से हैं, नवंबर में फिर से नहीं है। तो ट्रिक ये छोटे पर चलती थी, आप वैसे करना चाहो कर दो, और नहीं तो आपको याद हो तो आप ऐसे कर लो नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार चेक कर लें, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, चलो ट्रिक सही काम कर रही है। अच्छा आगे चलते हैं, 6 वाला। देखो ट्रिक मैंने बता दी है ऐसे ही, आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता, अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मली जाना, ठीक है। एक बार कैलेंडर एक बार देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, एक बार जैसे घर जाओगे तो कैलेंडर आएगा आपके सामने, आता है हर साल आता है, जरूर टंगा होगा, नहीं तो गूगल सर्च कर लेना और वहां पे मंथ देख लेना और उसको एक बार रट लेना, छोटी सी चीज है, याद हो जाएगी। और वहां पे जुलाई और अगस्त ये 31 एक साथ आ जाते हैं, दोनों में 31 होते हैं। 6 वाला देखो, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, वॉवेल आउट हो गए इन द इंग्लिश अल्फाबेट विद विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले आ रहे हैं, ये भी बना लो। कौन कौन से आ जाएंगे, पहले तो ए नहीं लिखना है, वॉवेल है, उसने कॉन्सोनेंट की बात कही, फिर दूसरी कंडीशन यहां लगाई, दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लिखना है, बी सी डी, ई नहीं लिखा जाएगा, वॉवेल है, एफ, आप कहोगे छोटा छोटा क्यों लिख रहे हो, तो मैंने बताया था इंट्रो में, अगर इंग्लिश अल्फाबेट का कहीं पे आ गया है चीज और वो जस्टिफाई नहीं किया गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री अभी इससे पहले किया था, एक वर्ड लॉयल किया था, वहां तो सब कैपिटल लेटर्स में लिखा था, सारा वहां क्या था कैपिटल लेटर्स में, अगर कैपिटल लेटर्स में नहीं दिया और अपने पास से इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लिखना है तो इंग्लिश अल्फाबेट को लेटर्स को कैसे लिखोगे, स्मॉल में अंदर, बाहर जो डिनोटेशन होगी किसकी, सेट की, वो कैपिटल लेटर में होगी, बी सी डी ए एफ जी एच आई, आई वॉवेल है हट जाएगा, आई, फिर जे और उसके बाद के आ जाएगा, तो यहीं पे आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, बी सी डी एफ जी एच आई। ठीक है,
तो आपका ये 5th क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग वाला एक स्टेटमेंट है, नीचे 4 इधर रोस्टर फॉर्म दे रखी हैं और 4 इधर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी हैं, मैच करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब ऐसी मैचिंग करने को आ जाए तो किसको सॉल्व करोगे? ये तो पहले से सॉल्व है, सॉल्व तो इसको करके देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज ये आ रही है कि नहीं आ रही है। जिसमें जो चीज आ जाए उससे मैच कर दो। तो क्या है, x इज अ प्राइम नंबर एंड हम लोग पहले यही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 पहले तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 चलते रहेंगे ऐसे, ठीक है। अब प्राइम नंबर भी होना चाहिए, कंडीशन क्या लगी है, प्राइम नंबर भी हो और डिवाइजर ऑफ 6 भी हो। तो दोनों कौन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को, ये नंबर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या दे रहा है हमको, कौन सा सेट दे रहा है, 2,3। और ये कहां पर हमको मिल रहा है, 2,3, ये रहा, मैच हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। पहले तो क्या है, नेचुरल नंबर है, दूसरी कंडीशन ऑड है, तीसरी कंडीशन लेस देन 10 है। तो तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। लेस देन 10 पहले नेचुरल नंबर 9 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसमें से ऑड चुनने हैं खाली, तो कौन कौन से बचे, यहां लिख लेते हैं 1 3 5 7 एंड 9। तो भाई हमारे पास तो यही आ रहा है, और ये कहां पर है, 1 3 5 7 9। तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स वाला तो सीधा दिख गया होगा, ये रहा, तो आप इसको यहाँ पे मिला दो। अब बचा कौन सा, इसको या तो मिला दो, और नहीं तो इसको भी सही से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या, x इज अ नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन नेचुरल नंबर, दूसरी कंडीशन डिवाइजर ऑफ 6। तो जरा यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, नेचुरल नंबर 1, और 1 क्या किसी को डिवाइड करता है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। फिर 2, यस 2 भी हमारे मतलब का है। फिर 3 भी हमारे मतलब का है। फिर 4 ना, 5 ना, 6 खुद को तो डिवाइड करता ही है, तो ये यहां से हो गया। तो आप इसको मैच कर देंगे। ये चीज समझ आई। अगर आपको सही से लिखना है तो आंसर में 1 ये किससे मैच कर रहा है, सी से। 2 ये किससे मैच कर रहा है, ए से। 3 ये किससे मैच कर रहा है, डी से। और 4th ये किससे मैच कर रहा है, बी से। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। सी ए डी बी बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको समझ अच्छे से आया होगा। मैंने तो अपना पूरा कोशिश कर दिया आपको समझाने का। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो गया हो यहाँ पर तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उसकी करेक्शन वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।